भूगोल की इस पाठशाला में मैं सरोज कुमार महतो आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के दूसरे अध्याय संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान को लेकर आया हूँ। इसमें इसके पूर्व हम लोग इसके 2 पाठ को देख चुके हैं, जिसमें भारत की संरचना तथा उसके भूवैज्ञानिक खंडों को हम लोगों ने देखा तथा हिमालय तथा हम लोगों ने इसके भू आकृतिक खंडों में विभाजित कर इसके हम लोग पहले पार्ट जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके तीसरे वीडियो में हम लोग उत्तरी भारत के मैदान को उत्तरी भारत का मैदान, जैसा कि हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, उत्तरी भारत के मैदान का फैलाव किस किस और है। तो देखेंगे कि उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। और अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की बात करें, अर्थात इस क्षेत्र पे जलोढ़ का निक्षेप कितनी गहराई तक हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि जलोढ़ का निक्षेप की गहराई जो है वो अधिकतम यहाँ कहीं पर 1000 तो कहीं 2000 मीटर है। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसके विभाजन को अगर देखेंगे तो हम लोग उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अगर इसको हम विभाजित करें तो इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भावर, दूसरा तराई और तीसरा जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ के मैदान को फिर आगे हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, खादर और बांगर। तो सबसे पहले देखते हैं भावर के बारे में। तो भावर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। अर्थात हिमालय की जो दक्षिणी श्रेणी है इसी समांतर श्रेणी के नीचे वाला जो भाग है वह हमारा भावर का क्षेत्र है जो 8 से 10 किलोमीटर है। अब इस क्षेत्र पे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो भारी जलभार है, जलभार अर्थात नदी अपने साथ जो बहाकर बड़े बड़े सैल और गोलाश्म लाती है, वह इन क्षेत्रों में जमा हो जाती है। और इस जमाव के कारण ही कभी कभी यह नदियाँ अपने ही द्वारा जमा की गई सैल और गोलाश्म के बीच में गुम हो जाती है, अर्थात लुप्त हो जाती है। अब हम लोग इस भावर के दक्षिण में जाएंगे, तो अर्थात भावर के नीचे वाला भाग है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक बार लाइन से हम लोग देख लेते हैं, ये भाग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा शिवालिक का भाग। तो शिवालिक के नीचे वाला जो भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा, शिवालिक के नीचे वाला भाग भावर, और उसके नीचे वाला भाग जो है वह हमारा क्या होगा, तराई होगा। उसके नीचे वाला भाग अर्थात उसके दक्षिण वाला भाग तराई हो गया। तो इस तराई में हम लोग देखेंगे क्या कि जो नदियाँ इन क्षेत्रों में विलुप्त हो गई थी, जो नदियां इस ओर से आके यहाँ पर गायब हो गई थी, वह इन क्षेत्र पे नदियों को फिर से वापस यहाँ पर दिखने लगती है। तो इसकी चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर है। यहाँ लेकिन कोई निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, इसकी कोई निश्चित वाहिकाएं नहीं था, ये जल जमाव हो जाता है। यहाँ जल जम जाते हैं जिसके कारण यहाँ अनूप बन जाता है, इसको तराई कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से यह ढका रहता है, यह जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। यहाँ कई प्रकार के आपको वन्य प्राणी मिलेंगे। अब तराई से दक्षिण की ओर जाएंगे तो तराई से दक्षिणी वाला भाग, यह जो भाग है तराई के बाद वाला भाग, यह तराई के बाद वाला ही क्या है, जलोढ़ का मैदान है। यहाँ जलोढ़ के मैदान को 2 भागों में हम लोग विभाजित किए हैं। एक हो जाता है क्या, बांगर, दूसरा हो जाता है खादर। तो हम लोग देखेंगे खादर और बांगर किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक नदी बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा नदी है, ये हमारा नदी है। तो इस नदी के सामने का भाग जो है वहाँ जहाँ पर प्रतिवर्ष जलोढ़ का निक्षेप होता रहता है, यह हो जाता है हमारा खादर का क्षेत्र। ठीक है, तो यह हमारा खादर का क्षेत्र, दोनों और यहाँ पे भी खादर होगा और यहाँ पे भी खादर होगा। उसके बाद वाला क्षेत्र जो है जहाँ पर नदियाँ किसी काल में या किसी समय में या बहुत वर्षों पहले अपना निक्षेप जमा की थी,
है ना। तो जहाँ पर प्रतिवर्ष अर्थात मत समझ जाइए ना था कि प्रतिवर्ष वहाँ निक्षेप नहीं जमा करती है, जलोढ़ का निक्षेप नहीं होता है यहाँ कई सालों बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल भी हो सकता है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे निक्षेप नहीं होता है। लेकिन इस मैदान का निर्माण भी जलोढ़ के द्वारा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पूर्व के कई वर्षों में यहाँ जलोढ़ का निक्षेप नहीं होता है। तो यह क्षेत्र जो है वह बांगर कहलाता है। यह भी क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगर। दोनों तरफ होगा, नदी मान लीजिए बह रही है तो इसके दोनों ओर का क्षेत्र जो है, इस ओर भी खादर और इस ओर भी खादर, फिर उसके ऊपर का भाग जो है वो बांगर और उस ओर भी क्या हो गया? बांगर होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस मैदान में नदी की प्रवाहावस्था बनने वाली अपर्दनी। अब नदी यहाँ पर जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो नदी की धारा की स्पीड जो होती है, रफ्तार जो होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पर कई प्रकार की स्थलाकृतियां बना देती है, जैसे बालू रोधिका बनाती है, विसर्प बनाती है, गोखुर झील बनाती है, गुम्फित नदियां बनाती है ना। यह सब स्थलाकृतियों का वो क्या करने लगती है? निर्माण करती है। और हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान देखेंगे, यहाँ कई नदी द्वीप बनाती है, बालू रोधिकाओं का निर्माण करते हैं। माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप, नदीय द्वीप कहते हैं हम लोग माजुली द्वीप को। जीके का क्वेश्चन में बराबर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और कई बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में समय समय पर बाढ़ आ जाती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। अब हम लोग इसके आगे आएंगे तो देखेंगे क्या कि उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली कई विशाल नदियां हैं। विशाल नदियों में से हम लोग जानते हैं सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यह सब नदियां हैं। तो यह नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, तो विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। अब एक बड़े डेल्टा में से सुंदरबन डेल्टा है। सामान्य तौर पर यह क्या है? एक सपाट मैदान होता है। डेल्टा क्या होगा? नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी से बनता है, तो यह सपाट होगा। और इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखी जाएगी तो यह ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगा, बट इसकी ऊंचाई होती है ठीक ठाक, यह 50 से 100 मीटर के बीच में। और एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जल विभाजक का, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जल विभाजक का। तो थोड़ा सा जल विभाजक को समझना बहुत जरूरी है कि जल विभाजक क्या होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे ना सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी को देखेंगे तो सिंधु नदी इस ओर बहती है, ऐसे चली जाती है हिमालय से निकल के इस ओर, सॉरी ये ले लीजिए, हिमालय से लेकर इस ओर चली जाती है। और वहीं गंगा का निर्माण, गंगा नदी इस ओर बाहित हो जाती है। यह बीच वाला क्षेत्र जो है, यह बीच का क्षेत्र जो है, यह जल विभाजक का क्षेत्र है। नदियां इस ओर बहने लगती है, नदियां इस ओर, अर्थात नदियों का ढाल, जमीन का ढाल जो है वह इस ओर है और इस ओर इधर देखेंगे तो इधर ढाल इसकी इस तरफ देखने को मिलेगा। अर्थात यह बीच वाला जो क्षेत्र है वह क्या है? जल विभाजक है, जल को विभाजित करती है। कोई ऐसी नदियां नहीं मिलेगी जो इस ओर से इस ओर चली जाएगी या इस ओर से इस ओर आएगी। यहाँ नदियां इस ओर से उधर जाती नहीं है, बल्कि यह जल विभाजक है। अर्थात यह एक उच्च भूमि है जहाँ से नदियां दोनों और दो तरफ में बट जाती हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है उत्तर पूर्व से, ब्रह्मपुत्र नदी इस ओर से बहते आती है, उत्तर पूर्व से बहते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है और उसके बाद से यह क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये क्या हो जाती है? दक्षिण में एकदम 90 डिग्री से यह मुड़ जाती है, या 90 डिग्री से मुड़ जाती है। यहाँ पर जलोढ़, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है और यहाँ कई महत्वपूर्ण फसलें, अगर इस मैदानी भाग में देखेंगे तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो फसलें होती है वह है चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। बहुत अधिक फसल उगाने के कारण, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोण आकार वाला कटा फटा भूखंड है। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का यह वाला भाग जो है वह हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये बेसिकली ये तिकोना वाला भाग जो है ये क्या हो जाता है? हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर तक है। अगर इसकी सीमा अगर देखेंगे तो इसकी सीमा पश्चिम में दिल्ली, कटक, कटक अरावली का विस्तार है, अरावली का पश्चिमी भाग कहिए, ठीक है,
पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ जो आपका गुजरात में है, और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बना दी। अब इसके बाद अगर उत्तर पूर्व में देखेंगे तो सिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे तो यह एक पठार नहीं बल्कि कई अलग अलग पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार और पलामू हो गया पर पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार तथा कर्नाटक पठार, यह सबसे मिलकर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। हम लोग इसके भूवैज्ञानिक खंड में भी इसके बारे में पढ़े हैं, जिसमें पहले भी बताए कि यह गोंडवाना भूमि का यह अंग है, जिसके कारण यह भारत का विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। स्थिर भूभाग है, यह हिमालयी क्षेत्र जैसा यहाँ पर नवीन संरचना नहीं है, यह बहुत लाखों करोड़ों वर्ष से यह क्या है स्थिर इसी तरह अवस्था में है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की औसत ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम हो जाती है। अगर इसकी ऊंचाई को देखेंगे तो इसकी पश्चिम से पूरब की ओर ऊंचाई, अर्थात अगर इस भाग में देखेंगे ना तो यह हो गया इसका पश्चिमी भाग, तो इस और इसकी ऊंचाई अधिक है और इस और इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है घटते जाती है। और इसका प्रमाण हम लोग इसी से देख लेते हैं कि इस और से सारी नदियां जैसे हो जाती गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह सब नदियां इस और आकर बहती है और सब आकर कहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे दो नदियां खाली है, जैसे कि नर्मदा और तापी, जो आपका बंगाल की अरब सागर में गिरती है। तो उसके बाद यहाँ बहुत सारी जो है स्थलाकृतियाँ बनाती है। स्थलाकृतियों में हम लोग देखेंगे टार का ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं, ये सब जो है बनाती है। क्वार्टरजेट भित्तियाँ बनाती है और जो प्राकृतिक जल संग्रह का स्थल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यह पठार जो है कि पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी मिलती है। तो गुजरात वाले भागों में देख रहे हैं आप लोग, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी कहने का मतलब हो गया गुजरात तरफ का हिस्सा जो हो गया वह क्या है काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। आप लोग कक्षा 10 में काली मिट्टी के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पर भी आप लोग देखेंगे इसके विस्तार के भाग में, तो यही भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान और निमज्जन भ्रंश द्वारा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे। यहाँ कई बार जो है विभंग निर्माण क्रिया होती है, जैसे भीमा भ्रंश है, जहाँ पर अक्सर बार बार देखते हैं ना कि भूकंप वगैरह आते हैं। दक्षिण का जो भीमा भ्रंश है वो क्षेत्र पे क्या था अक्सर जो है भूकंपीय हलचल होती रहती है। तो इस कारण यहाँ पे कई बार जो है इसके मतलब कई हिस्सों में भू उत्थान निमज्जन ये सब देखने को मिलेगा, भ्रंश ये सब देखने को मिलेगा। तो इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में जो नदी खड्ड है महाखड्ड है, जैसे आप लोग बहुत सारे नदी खड्ड महाखड्ड के बारे में देखे होंगे ना, जैसे चंबल, भिंड, मुरैना वगैरह में जो खड्ड पाए जाते हैं, है ना। तो यह सब खड्ड इसके जो है प्रमुख उदाहरण है, खड्ड का निर्माण करता है यह भाग में। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रायद्वीपीय भाग का विभाजन। तो मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भाग और तीसरा उत्तर पूर्वी पठार। आप लोग अगर इस मानचित्र को देखेंगे तो इस पे आप तीनों भाग आप लोग देख सकते हैं इस मानचित्र में। इस मानचित्र पे आपको दक्कन का पठार, यह जो भाग है हमारा यह क्या हो गया हमारा दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। उसके बाद यह जो हो गया ये क्या हो गया हमारा मध्य उच्च भूमि हो गया, और ये हमारा क्या हो गया उत्तर पूर्वी पठार हो गया। ये तीनों भाग हम लोग देख रहे हैं का। तो इन तीनों भागों के बारे में तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट। अब देखिए इसके हम लोग अगर लोकेशन को देखेंगे तो इसके पश्चिम में, पश्चिम का अर्थ क्या हो गया यह वाला भाग, यह भाग देख रहे हैं आप लोग, यह क्या हो गया पश्चिमी घाट हो गया। पूरब में पूर्वी घाट, इस और क्या है पूर्वी घाट है। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां। उत्तर में जो है यह भाग जो है ये क्या हो गया सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। तो तीनों और आप लोग देख लीजिए सब, ठीक है। इस और हो गया क्या
इस और पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, और इधर हो गया क्या, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर, अगर पश्चिमी घाट देखेंगे ना, तो पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर कई नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देख, महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है, सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको कहा जाता है नीलगिरी, और केरल में इसको कहा जाता है क्या, अन्नामलाई, ठीक है। और इलायची, कार्डमम, ये पहाड़ियाँ इसको कहा जाता है एक ही पहाड़ी, बट इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, केरल में अन्नामलाई और इलायची, कार्डमम पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और विरत हैं। अगर हम लोग पूर्वी घाट देखेंगे तो पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट क्या है, लगातार है, सतत है, ऊंचे भी हैं। इसकी औसत ऊंचाई अगर देखें तो इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती, इस ओर से अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, यह कितना का है, तो 2695 मीटर का है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में है। अन्नामलाई का अर्थात मतलब क्या हो गया, केरल में चले जाइए, वहां पर है, यह 2695 मीटर हो गया। ज्यादातर दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है, और यह कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। तो नीलगिरी पहाड़ियों का मतलब क्या हो गया आप लोग, नीलगिरी मतलब हो गया तमिलनाडु में, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलेगा। तो सबसे ऊंची चोटी जो हो गई वो अनाईमुडी हो गई 2695। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति जो है वो इसी पश्चिमी घाट में हुई। ये जो पश्चिमी घाट हम लोग देख रहे हैं ना, तो ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों का निर्माण जो है उत्पत्ति जो है वो पश्चिमी घाट से हुआ है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, मतलब यह लगातार नहीं है, यह बीच बीच में इस तरह से यह टूटा हुआ है। तो ये बीच में जो गैप देख रहे हैं, तो यह बीच बीच में गैप है, जहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा वो क्या हो जाती है, यहाँ से नदियाँ बहती है। जो घाट का बीच वाला भाग है, ठीक है, यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती है। यहाँ कुछ मुख्य जो श्रेणियाँ हैं वो है कि जावेदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, यह सब पहाड़ियाँ यहाँ पर होती है पूर्वी घाट में। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में। अब ये पहाड़ी जो है यहाँ पर, ये अगर जोड़ दें तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पर जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में जाकर यह आपस में मिलती है। पूर्वी पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद इसके दूसरे भाग को हम लोग देखेंगे। तो दूसरे भाग में क्या हो गया, मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि का मतलब क्या हो गया, यह वाला भाग हमारा क्या हो गया, मध्य उच्च भूमि। तो पश्चिम में क्या हो गया, अरावली पर्वत, इधर पश्चिम देखें, इधर अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पहाड़, मैंने कहिए बचा हुआ भाग कहिए, पठार की श्रेणियों से बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ये सतपुड़ा हो गया ना, इधर सतपुड़ा, तो ये इसका दक्षिण में हो गया। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 600 से 900 मीटर है सतपुड़ा की। इसके दक्कन पठार क्या बनाता है, इसकी उत्तरी सीमा, ये दक्कन पठार का ये क्या हो गया, उत्तरी सीमा हो गया। और ये मध्य उच्च भूभाग का ये क्या हो गया, दक्षिणी भाग बनाया, दक्षिणी सीमा बनाया। यह अवशिष्ट पर्वतों का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह आपको मालूम है कि यह पहाड़ जो है सतपुड़ा, अरावली, यह सब जो पहाड़ है ये क्या है, अवशिष्ट पहाड़ हैं, जो काफी हद तक अपरदित हो चुकी है। इसकी श्रृंखलाएं अब श्रृंखला बची नहीं है, यह टूट चुकी है। तो प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का अगर विस्तार देखेंगे तो यह कहाँ तक है, जैसलमेर तक। ये देखिए इधर जैसलमेर वाला इलाका हो जाएगा, तो यह जैसलमेर तक है। और यहाँ अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बे और चापाकार बरखान, ठीक है, रेतीले टिब्बे ये सब मिलते हैं। और ये आप देखें ना, रेतीला टिब्बा वगैरह जो मिलता है आपका ये
मरुस्थलीय भागों में वो टिब्बा वगैरह मिलेगा, कहीं अनुदैर्ध्य मिलेंगे, कहीं चापाकार मिलेंगे जिसको बरखान वगैरह कहते हैं। तो यह कायंत्रित चट्टानों से, है ना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जब रह गई तो चट्टानें जो कायंत्रित हो गई है ना। इसका निर्माण तो बेसिकली अग्नि चट्टानों से होता है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है, करोड़ों अरबों वर्ष पुराना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ चट्टानें अब जो है कायंत्रित रूप में आ गई है, जिसमें से जैसे संगमरमर, स्लेट, नाइस, ये सब मिलती हैं। अब समुद्र तल से अगर मध्य उच्च भूभाग का अगर ऊंचाई देखें तो यह 700 से 1000 मीटर के बीच में है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच में है, तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी अगर ऊंचाई देखेंगे तो यह कम हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, उत्तर और उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया और इधर उत्तर पूर्व दिशा, यह भाग हम लोग देखेंगे उत्तर और उत्तर पूर्व, इस दिशा की, इसकी ढाल इस ओर है, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है। और यमुना की अधिकतर सहायक नदियां जो है वह विंध्याचल और कैमूर श्रेणियां से निकलती है, और बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का विस्तार, यह देखेंगे आप, राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसके दक्षिण में स्थित जो है छोटा नागपुर पठार जो है, ये छोटा नागपुर पठार हम लोग देखिए, ये छोटा नागपुर पठार क्या है, यह खनिजों से क्या है, परिपूर्ण है, खनिजों का भंडार क्षेत्र है। हम लोगों का क्षेत्र जो है वो क्या है, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में हम लोग इसका बात करेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार, तो यह जो उत्तर पूर्व का पठार है यह वास्तव में क्या है, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन क्या हुआ था कि जिस समय हिमालय का उत्पत्ति हो रहा था, तो हिमालय का जब उत्पत्ति हो रहा था उस समय हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक भ्रंश का निर्माण हो गया, ठीक है। इस निर्माण के कारण किसी कारण से यहाँ जब प्लेट टकराई तो टकराने के समय में क्या, एक भ्रंश का निर्माण हो गया, जिस भ्रंश के कारण ही क्या हो गया कि यह पठार टूटकर अलग हो गया, और यह टूटकर अलग हो जाने के कारण यह हम लोग यह चला गया, अलग हो गया, जिसमें हम लोग मेघालय शिलोंग का, मेघालय का और कार्बी एंगलोंग का पठार हम लोग इसको बोलते हैं। तो यह अलग हो गया। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया, बाद में देखा जाएगा इसमें। तो यह क्या हो गया, बाद में नदी द्वारा जमा के जलोढ़ों के द्वारा के जो बीच का जो भ्रंश हो गया था, उस भ्रंश वाले भाग में नदियों के द्वारा जो बहा कर लाया गया जलोढ़ है, उस जलोढ़ निक्षेप के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पाट दिया गया, भर दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से क्या हो गए, अलग हो गए हैं। और इस पे आवास करने वाली जो जनजाति है उसी के नाम पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ की जनजातियों के आधार पर ही मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक हो गया क्या, गारो पहाड़ियाँ, दूसरा खासी पहाड़ियाँ, और तीसरा हो गया क्या, जयंतियाँ। तो गारो, खासी, जयंतिया आपको इस तरह से दिखाई देगा मानचित्र पर अगर देखेंगे तो, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 आपको पहाड़ी इसी क्रम में आपको दिखाई देगी। तो असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। आगे जब असम में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों का विस्तार मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार की तरह ही मेघालय के पठार भी जो है वह कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का यहाँ पे क्या है, इस प्रकार हम लोग झारखंड में हम लोग का प्रचुरता है। झारखंड क्या है, ये छोटा नागपुर पठार में उसी प्रकार यह क्षेत्र भी जो है खनिजों से, उसी प्रकार के खनिजों से यह भी क्या है, परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यह वर्षा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र वर्षा बहुल क्षेत्र है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। हम लोग जानते हैं चेरापूंजी, मौसिनराम, यह जो है बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो मेघालय में है। और परिणाम स्वरूप मेघालय क्या है, एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी जो है नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। अर्थात चेरापूंजी में चूंकि वहाँ चट्टानें काफ़ी चट्टानें नग्न हैं, है ना, इस वजह से वहाँ वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा कि अध्याय हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।